की मिलने के सवाल पर रंजीत रंजन ने कहा कि वो यानी रंजीत रंजन और पप्पू यादव करीब 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। वो जो भी बयान देते हैं उसका उनके यानी रंजीत रंजन और दोनों के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे राजनीतिक विचार भी बेहद अलग है। जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। राजनीति में रंजीत रंजन और पप्पू यादव की प्रेम कहानी चर्चित रही है। ऐसे में पप्पू यादव से अलग रहने के रंजीत रंजन के बयान ने भी सभी को चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी भी बड़ी मुश्किल भरी थी और काफी दिलचस्प थी। अगर उनकी कहानी पर हम आपको बताएं तो रंजीत रंजन की जो फैमिली है उनके एल्बम में पप्पू यादव ने पहली बार रंजीत रंजन की तस्वीर देखी थी और उनकी जो प्रेम कहानी के बारे में चर्चा काफी ज्यादा रही है। लोग इसके बारे में काफी जानना भी चाहते हैं क्योंकि पप्पू यादव और उनकी पत्नी दोनों ही सार्वजनिक जीवन में है, पब्लिक फिगर हैं। तो ऐसे में देखिए, उनकी अगर शुरुआत में बात करें तो टेनिस खेलती हुई रंजीत रंजन के भाई जो विकी हैं वो काफी करीबी थे पप्पू यादव के और पहली बार पप्पू यादव ने रंजीत को पटना क्लब में सामने से देखा था। टेनिस खेलते हुए जैसे ही पप्पू यादव ने उन्हें देखा उसी वक्त उन्हें रंजीत रंजन से प्यार हो गया था। मगध महिला कॉलेज से रंजीत पंजाब यूनिवर्सिटी फिर चली गई थी और उसी वक्त रंजीत रंजन के करीब पप्पू यादव आने की कोशिश कर रहे थे। रंजीत रंजन के लिए पप्पू पटना से पंजाब का चक्कर भी काटने लगे। जब वो पंजाब चली गई तो वहां भी वो गए। 2 साल बाद पप्पू यादव के प्रपोजल को रंजीत रंजन ने ठुकरा दिया था। जब उन्होंने उन्हें बताया तो उन्होंने पहले ठुकरा दिया और फिर पप्पू यादव जो है माता पिता जो मानने पर रंजीत के जो माता पिता हैं वो भी नहीं मान रहे थे। जब रंजीत रंजन मान गई तो माता पिता जो थे वो नहीं मान रहे थे। पप्पू यादव ने उस वक्त नींद की गोलियां खा ली थी और उन्हें फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और फिर एसएस अहलूवालिया जो हैं उन्होंने बीच में आकर दोनों की बातचीत कराई और इसके बाद रंजीत रंजन और उनका जो परिवार है थोड़ा नरम हुआ था जब उन्होंने बीच में मध्यस्थता की। तो एसएस अहलूवालिया के समझाने पर ही रंजीत रंजन के परिवार वाले जो थे वो मान गए और 1992 में जो प्यार की कहानी शुरू हुई थी वो 1994 में जाकर शादी में तब्दील हुई और इन दोनों की फिर शादी हुई थी और काफी दिलचस्प ये कहानी रही है। और ऐसे में अब जब ये खुलासा रंजीत रंजन की तरफ से किया गया है कि वो और पप्पू यादव अलग अलग हैं तो ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है। जो भी खबर होगी वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। वहीं देखिए, बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव और रंजीत रंजन का निजी मामला इससे बताया है। हालांकि उन्होंने विचारधारा को लेकर जरूर पप्पू यादव पर हमला बोला है। माननीय सांसद रंजिता रंजन जी और पप्पू यादव जी का नितांत पारिवारिक मामला है, इस पे कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक रही विचारधारा की बात, तो पप्पू यादव जी की विचारधारा हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दलों के साथ रही है, जंगल राज लाने वाले दलों के साथ रही है, समाज को बांटने वाले दलों के साथ रही है। और जब राजद और कांग्रेस सरीखे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो पप्पू यादव जी उनका भरपूर समर्थन करते हैं। विचारधारा तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इसे निजी मामला बताकर बयान देने से इनकार कर दिया। इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है और इस तरह के मामले जो परिवार के बीच हो उसमें वक्तव्य देना या मंतव्य देना ठीक नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आज जब ये बड़ा खुलासा हुआ तो उसके बाद से ही सबके मन में आखिर ये सवाल है कि 2 साल से रंजीत रंजन पप्पू यादव से अलग रह रही थी। पप्पू यादव से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, हालांकि उन्होंने भी इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। बढ़ते आगे, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल जूनियर इंजीनियरों को बिहार सरकार ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 1627 जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 36,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय सिन्हा इसे लेकर जानकारी दी। इतने लंबे समय से कार्यरत हमारे कनीय अभियंताओं के लिए ये सही मायने में बहुत ही बड़ा दीपावली गिफ्ट है, तोहफा। तो हमारे विभाग ने, जल संसाधन विभाग ने
उनकी अनुशंसा की समीक्षा करते हुए उनका मानदेय प्रति माह 36,000 से बढ़ाकर 60,000 करने का फैसला लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। भूमि राजस्व विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 4,000 से लेकर 10,000 तक बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग पदों पर मानदेय बढ़ाया गया है, जिसमें 4,000 से लेकर 10,000 तक मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आरा के तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। विशाल प्रशांत ने दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट मांगा। तरारी सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव है और यहां महागठबंधन से राजू यादव चुनावी मैदान में है, तो जनसुराज पार्टी से किरण सिंह ताल ठोक रहे हैं। जनता से वादा नहीं, पहले तो मैं जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मूलतः समस्याएं हैं, यहाँ पे जो 9 साल से हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ खड़े हैं, जस्ट अगर आप नीचे भी देखेंगे या किसी भी गली और नली की व्यवस्थाओं को देखेंगे, उन्होंने अपने स्तर से कभी भी कोई भी लेटर हेड पर लिख के किसी भी डिपार्टमेंट को ये नहीं दिया कि ये जनता की आवश्यकता क्या है। तो पहले मैं उनकी आवश्यकताओं को और समस्याओं को समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो मैनिफेस्टो बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं इस कार्य को कैसे करने। देखिए, आरा के तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आज नामांकन के आखिरी दिन 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन वापस ले लिया है। डीएम ने बताया कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन सख्ती से निपटेगा। सभी बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं एसपी ने बताया कि लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न होगा। तो सभी आवश्यक तैयारियां, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदाता पर्ची का वितरण आज से शुरू कर दिया गया है और सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं फेयर पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए वो हमारी प्रक्रिया अधीन है। किसी तरीके की जो समस्या है चुनाव संबंधित और वैसे लोग इंस्टीट्यूट करना है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हेतु कार्रवाई के लिए हेतु निर्देशित किया गया है। तथा इसके साथ साथ कुल हमारे यहाँ 3 SST और 3 FST कार्यरत, तीनों SST और FST में 3 शिफ्ट में फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराया गया है। पटना हाई कोर्ट ने RLJP को दफ्तर खाली करने के नोटिस पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के आदेश पर रोक लगाया है। भवन निर्माण विभाग ने RLJP को 7 दिनों के अंदर दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। पशुपति कुमार पारस की RLJP ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। न्यायालय के द्वारा जो कल फैसला दिया गया, उस फैसले में है कि 13 तारीख तक स्टे लगा दिया गया है, जो बलपूर्वक खाली कराने की बात की गई थी भवन निर्माण विभाग के द्वारा। उस पर स्टे लगाते हुए पटना उच्च न्यायालय ने, आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने यह भी ऑर्डर दिया है कि 10 दिनों के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी को भवन निर्माण विभाग पटना में एक कार्यालय उपलब्ध कराए पार्टी चलाने के लिए। तो हम आज ही भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिख रही है हमारी पार्टी कि अब हम खाली करके कहाँ जाएंगे। हमारी पार्टी स्टेट पार्टी है, हमारी पार्टी का कार्यालय का संचालन। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी स्टेट पार्टी है, भवन निर्माण विभाग को आप पत्र लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन भवन निर्माण विभाग के मंत्री का कहना है कि वो राष्ट्रीय पार्टी, इस पार्टी को मानते ही नहीं है। हम आप ये पत्र देख लीजिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पत्र है। ये पत्र है 21 अक्टूबर 2024 का है ना। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को स्टेट में भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता रहेगा। उसके बाद तो भवन निर्माण मंत्री जयंत राज जी को लगता है जानकारी का अभाव है, उनको अपना जानकारी दुरुस्त कर लेना चाहिए और पूरा जानकारी, क्योंकि भवन निर्माण विभाग या बिहार सरकार यह तय नहीं करती कि कौन स्टेट पार्टी है, कौन नेशनल पार्टी है, यह तय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन क्या लगता है कि एनडीए से दरकिनार किया जा रहा है?
निश्चित रूप से जिस तरह परसों आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक से हमको दूर रखा गया, उस बैठक की ना कोई सूचना दी गई, ना हमें आमंत्रित किया गया, वह बेहद ही आश्चर्यजनक है और दुखद है। बिहार में छठ और छठ पर बजने वाले शारदा सिन्हा के गीत को अलग करना असंभव है। बरसों से शारदा सिन्हा हर बार छठ पर्व के मौके पर छठ गीत रिलीज करती रही हैं, लेकिन इस बार वो गंभीर रूप से बीमार होने के कारण एम्स में भर्ती हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बहुत सुंदर छठ गीत का ऑडियो रिलीज किया है। दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। ये सिर्फ आवाज नहीं है, एहसास है। छठ पर्व के मौके पर घर घर, चौक चौराहों से लेकर छठ घाटों तक बजने वाला ऐसा गीत है जिसके बिना छठ महापर्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। अपने आवाज से भक्ति के सागर में डुबो देने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की, जिन्होंने इस बार ये ऑडियो इस बार छठ के मौके पर रिलीज किया है। अचला सुहाग दिहा मैया, कैनी बरत तोहार, कैनी बरत तोहार। शारदा सिन्हा पिछले 10 दिन से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है। हर बार छठ के मौके पर नए नए गीतों के जरिए लोगों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली शारदा सिन्हा इस बार सिर्फ और सिर्फ ये ऑडियो ही रिलीज कर सकी। आवाज में वही खनक, वही भक्ति, छठ माता के प्रति वही समर्पण दिख रहा है। छठ के मौके पर शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने ये ऑडियो रिलीज कर हर बिहार वासी और शारदा सिन्हा के प्रशंसकों को बड़ी सौगात दी है। तो आज उनके द्वारा गाया हुआ छठ गीत जो है वो रिलीज किया गया है। दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार। आप सब इस गीत को अपना प्यार दें और उनके लिए प्रार्थना करें। शारदा सिन्हा के जल्द ठीक होने के लिए जगह जगह पर पूजा पाठ भी किए जा रहे हैं ताकि वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। शारदा सिन्हा के गाए गए छठ गीत आज घर घर में बज रहे हैं। हर छठ घाट पर उनके गीत लोगों को भक्ति से भर दे रहे हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही ठीक होकर लौटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीपावली और महापर्व छठ को लेकर बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और बड़ी मुश्किलों के बीच बिहार के बाहर रह रहे प्रवासी त्योहार आने के लिए अपने घर वापस लौट रहे हैं। नई दिल्ली से सहरसा जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब समस्तीपुर में रुकी तो यात्रियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। दीपावली और छठ के मौके पर अक्सर ट्रेनों में भीड़ देखी जाती है और लोग जो बिहार के हैं वो काम करने के लिए वहां जाते हैं और इस त्यौहार में खास कर लौटते हैं। और इस वक्त वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से चलकर यहां पहुंची है और आपको ये ट्रेन की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे। और यहां पर जो यात्रा करने के लिए लोग आए हैं, कैसी यात्रा रही है? बहुत गंदी आसार है, बहुत भीड़ था, जो बहुत बाथरूम में लोग बैठे हुए आए थे। अच्छा, बहुत जाम था इसमें। तो कहाँ से? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? बिहार, बेगूसराय। बेगूसराय जा रहे हैं जी। तो काफ़ी परेशानी? बहुत परेशानी था। और भी लोग हैं, क्या कहें, कहाँ से आप आ रहे हैं? आ रहे हैं दिल्ली से, नई दिल्ली से। दिक्कत भी हुई है? बहुत दिक्कत हुआ था, इतना दूर थोड़ा सा हुआ, नहीं तो बहुत भीड़ था। काफ़ी भीड़ था? बहुत काफ़ी। क्या नाम हुआ? टूनो सदा। कहाँ के जा रहे हैं? उस सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। सहरसा जा रहे हैं। तो ये सहरसा जा रहे हैं। और भी ट्रेन में जो लोग हैं
हम ट्रेन के अंदर कोशिश करेंगे जाकर के आपको भीड़ दिखाने की। अभी भी ट्रेन में चूँकि समस्तीपुर पहुंची और ये स्थिति आप देखिए, यहाँ जो ट्रेन के बीचों बीच जगह होती है उसमें लोग बैठ करके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? लोग नहीं बोलना चाहते। और यहाँ भी अंदर की तस्वीर देखिए, जो सीट की अरेंजमेंट है वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। और कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं? आइए। तो क्या कुछ परेशानी भी कोई हुई है? परेशानी तो बहुत वो है। क्या? बाथरूम तक में आज जाम लगा हुआ था। बाथरूम तक में जाम? और क्या? तो कहाँ जा रहे हैं? जाना है दल सिंह सराय जाना है। दल सिंह सराय।